अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ रखिए। आज तो डॉक्टर साहब की सूरत भी नजर आ रही माशाल्लाह। है क्या हाल है आपके मरीज का? बुर्किना फासो वाले? मैं हर रोज़ खिदमत में हाजिर होता हूँ। तो अच्छा। पहले से गुज़श्ता उनकी याददाश्त तो बहाल हो गई है पूरी तरह? पूरी तरह नहीं, अब कुछ तरह इमोशनल से हो जाते हैं किस वक्त उसमें। वो तो होते हैं जी, ऐसी इंजरी में काफ़ी कुछ अर्सा लगा करता है इसमें। जी ज़रूर। लेकिन वो जो पुरानी याददाश्त का खो जाना और ये ख्याल कि मैं वहीं हूँ अभी तक, पूरी तरह भी नहीं, वो हैं? अभी पूरी तरह नहीं है उनके। अब वो लंदन पहुंचे हैं कि नहीं अभी तक? बताया था उनको कुछ थोड़ा बहुत उनको एहसास है अब। अच्छा, आप जान चुके हैं थोड़ा बहुत। लेकिन लगभग से जो फिजिकल हुजूर उनकी सिम्टम्स है ना, वो ताकत मसलन पहले तो सिर्फ जो पहले दिन देखा था यहाँ पे, वो उनका सिर्फ अंगूठा हिलता था थोड़ा सा। ठीक है। अब लगभग से वो उठा सकते हैं, बाजू भी, और उनको बार वो वर्जिश करने ये जब दोबारा ज़हनी ताकत वापस आया करती है जी जी तो बाज़ दफ़ा जिस्मानी जोश भी बड़ा एकदम उठा करता है। ठीक, इसलिए एहतियात ही करें पास जाने से। ठीक है सर। वो कमजोरी देखते देखते एकदम इतना जोश आ जाता है। मैंने देखे हुए ऐसे मरीज, ठीक है जी, उनको फिर वो ठंडा करने वाली दवाएं देनी पड़ती हैं। ठीक है जी। कुछ वक्त लगेगा, तकरीबन महीना 2 महीने लगते हैं पूरे वापस नॉर्मल की तरफ आने में। ठीक है सर। मगर आम इम्प्रूवमेंट आपके ख्याल में अच्छी है? बहुत माशाल्लाह। अलग फल से बहुत काफ़ी है जी, और बड़ी तसल्ली बख्श है। पहचान लेते हैं जी, मैं भी गया था तो। अच्छा, हाँ जी, पहचान लिया था? जी हाँ। पता नहीं क्या पहचान है आपको, क्या पता? मुझे ज़ाती तौर पर, क्या ज़ाती तौर पर आप फैसलाबाद से हैं। लिखा है ये? जी हाँ। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बुर्किना फासो क्या करने आए हैं? तो उधर की कर, ये कह रहा हूँ, उधर की कर। ये हो सकता है कि ये भी बुर्किना फासो आ गए। ठीक है, मगर मेरे ख्याल ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अभी इसलिए नहीं जा रहा जी इस वक्त, इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इम्तिहान नहीं लेने चाहिए ज़्यादा, जी ज़रूर। उससे कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वापस आएगी मेमोरी, फिर यहाँ के लोग जाना शुरू करें जब उनको पता लग जाए कि मैं किसी और जगह हूँ। एक और वजह हुजूर ये भी हुई कि वहाँ खाना जो है वो बाहर बड़ा ब्लैंड सा होता है, वो काफ़ी अर्सा तक खाते नहीं रहे, ठीक है, उससे भी कमज़ोरी काफ़ी रही है। अच्छा, अब कुछ दिनों से खाना शुरू किया है, मेरे सामने वो 1-2 बस लुकमे लिए और छोड़ दिया, उनको बहुत ब्लैंड सा खाना उबला हुआ तो उनको पसंद नहीं था। हॉस्पिटल का? जी, वैसे भी कुछ थोड़ी बहुत उमूदगी थी, तो काफ़ी कमज़ोरी उसकी वजह से भी थी। अब अलग फल से नहीं, उस वक्त खाने की ताकत भी कहाँ थी? थोड़ा वो ड्रिप बाहर लगा हुआ था उस वक्त उन्होंने ताकत के लिए, लेकिन वो जो जिस्मानी कमज़ोरी है वो उसका भी कुछ थोड़ा बहुत दखल था। अब कुछ शुरू किया खाना? हाँ जी, अच्छा, खाते हैं अलग फल से। ठीक, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गई? अभी तक मूव नहीं की बावल, बिकॉज अभी पूरा वो नहीं। फिर वो जरूरी है ना कॉस्टिकम दें उनको? बहुत अच्छा जी। हाँ, अच्छा जी, शुरू में वॉल्स की कमजोरी है, कॉस्टिकम जरूरी है देना। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ दवाएं हैं जो मैं जाने से पहले पढ़ाना चाहता था। एक है बूफो, एक इग्नेशिया और एक एपिकॉक। फरत आप बताएं, ये उस 100 में शामिल हैं जो पहले नहीं ना शामिल, और जो नहीं पढ़ाई या जो फहरिस्त तैयार की थी हमने 64 की, उसमें भी नहीं है, ये बीच की हैं, नो मैंस लैंड की। क्यों डॉक्टर शाह साहब हैं? तो इसको भी दाखिल करें। हमने अभी हिसाब लगाया और हमारी तकरीबन 80-90 तो दवाएं और बन जाएंगी। और अच्छा हुआ हमने बीच में वक्फा डाल दिया, वरना पहली जो इन्होंने किताब तैयार करके मुझे दिखाई थी 1000 सफ़े की बन रही थी, उसको अब मुख्तसर किया है, इस तरह के टोटा किया है कि सफ़ा लंबा किया है और अल्फाज बढ़ा दिए हैं फीसद तक। अब 800 तक आया है साइज़, और इससे ज़्यादा फिर मैनेजेबल नहीं है। मेरे ख्याल में 800 बहुत काफ़ी है। अभी उसके बाद अपेंडिक्स भी लगना है, उसका रेफरेंसेस वगैरह सारे। तो एक जिल्द होगी वो, एक दूसरी जिल्द जो अब पढ़ा रहे हैं हम या पढ़ा चुके हैं, ये नई जिल्द में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब शौक हो गया लोगों को, जल्दी से सबक शाया करो। कब करोगी? नईमा खोखर ने हामी भरी कि नहीं तो मदद करने की? क्या करेगी? शुरू कर दिया काम तुमसे। अच्छा, जज़ाकल्लाह। हमारी 2 मोस्ट एफिशिएंट लेडीज जो है ना कलम के ऊपर, कलम के साथ काम करने में, ये 2 यही हैं।
बाजी कांता बहुत काबिल है, एफिशिएंट नहीं है इतनी। नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे काम जिनसे मैंने काम लिए हैं उनमें प्रोडक्टिव वॉल्यूमिनस नहीं है इतनी। जैसे तुम लोग तो लगा दो, अंबार लगा देते हो ना कागजों के देखते देखते, इस मामले में इनके मुकाबले पे और कोई नहीं देखा मैंने। खत भी खूबसूरत और तहरीर उम्दा, और फिर निकलती जाती है जैसे चश्मा फूट पड़े। हैं हम जो 10 दिन में लिखते हैं वो 1 दिन में लिख लेती हैं ये दोनों, समझ गए? हाँ। इसलिए बाकियों से माजरत के साथ काफी चेहरों पे कोई मायूसी आई है। शुरू करते हैं अब, मगर उससे पहले मैं चाहता हूं वो जो 100 दवाएं हैं आपकी, उन दवाओं से मुतल्लिक कुछ छोटे छोटे नोट्स का इजाफा करने वाला है। वो मैं अभी आपको बता देता हूं। वो कहाँ गया? वो कागज ही कहीं पूरा है। आप ये, हाँ ठीक है। जो मैं उर्दू में बताऊंगा इससे आप फिर दोबारा ट्रांसक्राइब कर लेना, लिख लेना। क्या? भी कर लिया। कौन सा? ये जो आपने मुझे भिजवाया था। नहीं, मैं बताने लगा हूँ। उसके मुताबिक मुख्तसर करें, ठीक है? अगर वो फर्क हो तो फिर ठीक कर लें, वरना रहने बेशक। इथूजा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बच्चों की दवा है अमूमन ये, और इसकी ख़ास निशानी ये है कि अगर मैदे की इलामतों को ज़बरदस्ती ठीक किया जाए दवाओं से तो ऐसे बच्चे के दिमाग पर हमला हो जाता है। और दिमाग के साथ इसका एक ऐसा ताल्लुक है जो बड़ों से भी है, ख़ास तौर पर तलबा जिनको एग्जामिनेशन फंक हो, यानी इम्तिहान के कमरे में दाखिल होकर याद आई अच्छी बड़ी याद चीज़ें जो हैं भूलने लग जाते हैं, या सवाल देखा है जवाब लिखने लगे हैं तो एकदम दिमाग खाली हो गया। ऐसे लोग बेचारे बड़े काबिल होने के बावजूद फेल होते रहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्जामिनेशन फंक। उसकी इथूजा चोटी की दवा है और 200 ताकत में ये बेहतरीन काम करती है। इसके साथ एक और दवा भी है एन आर्जेंटम नाइट्रिकम, वो भी पढ़ानी है आपको, शायद अभी पढ़ा दी है आर्जेंटम नाइट्रिकम। उसमें भी यही खूबी पाई जाती है। इसलिए इन दोनों को अगर मिला दिया जाए 200 ताकत में तो इम्तिहान वाले दिन से एक रात पहले एक खुराक दे दें और एक सुबह जाते वक्त दे दें तो उससे खुदा के फल से बहुत नुमाया फ़र्क पड़ता है। एगेरिकस आपको पढ़ा चुका हूँ, हाँ कि नहीं? वो चिल ब्लेंस के लिए जो एगेरिकस काम करती है वो पस्टिला उस सूरत में करती है अगर हाथों में गर्मी हो। सर्दी की सूरत में एगेरिकस और गर्मी और जलन की सूरत में पस्टिला, दोनों हाथों के सूजने और खारिश में जो सर्दी के असर से अमूमन होती है। लेकिन ये इलामतें खा किसी वजह से भी हों, उन दोनों में एगेरिकस और पस्टिला इस तरह पहचाने जाएंगे। ठंड का एहसास तो एगेरिकस, वरना पस्टिला। ये भी 200 ताकत में बहुत अच्छा काम करती हैं। एल्यूमिना के मुतालिक आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि एलर्जीज में मुफीद है, मगर आमतौर पर एल्यूमिना हमारे खाने के बर्तनों में इतना इस्तेमाल होता है कि उसकी वजह से एल्यूमिना बेअसर हो जाती है जब तक ये परहेज न किया जाए। एक तरह से पॉइजन मिल रहा है, दूसरी तरफ से एंटीडोट हो रहा है, ये कोई सही तरीक़ा नहीं है। इसलिए एल्यूमिना का याद रखें कि अगर एल्यूमिना का केस हो तो एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पीना ये बिल्कुल हराम कर दें उस पर। और अक्सर प्रिजर्व फूड जो है हमारा और फास्ट फूड, उसकी इंडस्ट्री में एल्यूमिना बहुत इस्तेमाल होता है, तो ये सब कुछ बंद कराना पड़ेगा, वरना फिर एल्यूमिना का एंटीडोट को देना होगा। एंटीमोनियम टार्ट मैंने आपको पढ़ाई है ना,
कि नहीं? एंटीमोनियम टार्ट, क्रूड, क्रूड में लिख लो फिर ये बात। एंटीमोनियम क्रूड और टार्ट दोनों अगर मिला के दें तो ये जो जिल्द पे छालों के बन जाते हैं बच्चों के, छालों की क्रॉप्स, फसलें सी निकल आती हैं जगह जगह, उसकी चोटी की दवा है ये, बेहतरीन दवा है, क्योंकि ये उसकी जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स दोनों में मुफीद हैं ये, चेचक में भी, और काकड़ा राकड़ा कहते हैं दूसरी चीज को, काकड़ा राकड़ा, इन दोनों में भी मुफीद है ये। और आम जो छाले निकल आते हैं बच्चों के उनमें बेहतरीन है। आर्निका का आपको मैं बताया हुआ सर्जिकल शॉक्स के लिए पहले बता चुका हूं। आर्निका को रूटीन में हर ऑपरेशन से पहले देना जरूरी है। 1000 में अगर दिया जाए थोड़े वक्फे से तो ये बेहतरीन दवा साबित होती है, और ऑपरेशन के बाद भी अगर दोहराया जाए तो बहुत अच्छा है। सर्जिकल शॉक्स में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, मगर सर्जिकल शॉक में कॉस्टिकम ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कुछ अज़ा काम करना छोड़ दें ऑपरेशन के बाद। सर्जिकल शॉक इन मानों में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि गुर्दे काम करना छोड़ दें, अंतड़ियाँ काम करना छोड़ दें, कोई ना कोई अज़ा ऑपरेशन के उसके बद असर के नतीजे में मारूफ हो जाए तो फिर ये दवा दी जाती है, आर्निका और ज़्यादातर कॉस्टिकम। बेराटाकाब और बेराटाम्योर दोनों बड़ी उम्र की जो रगों की बीमारियां हैं उनमें मुफीद है। खून की नालियां जो मोटी होने लगती हैं और फिर उससे दिमाग पर असर होता है रफ्ता रफ्ता, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, उसकी बेराटाकाब बहुत चोटी की दवा है, मगर इसे बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत करीब करीब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेराटाकाब में एक ब्लड प्रेशर गिराने की बहुत ताकत है, ऊपर का ब्लड प्रेशर, और इतना तेजी से गिराती है कि अगर बहुत ज़्यादा दें तो ख़तरा यह है कि ऊपर के ब्लड प्रेशर और निचले ब्लड प्रेशर का फासला बहुत थोड़ा रह जाएगा, जो सेहत के लिए मुज़िर हो सकता है, समझे? जिसको ऊपर के ब्लड प्रेशर कहते हैं सिस्टोलिक, नीचे को कहते हैं डायस्टोलिक। डायस्टोलिक अगर ऊंचा हो निचला ब्लड प्रेशर तो इसका मतलब यह है कि दिल को आराम मिल ही नहीं रहा। जितना डायस्टोलिक ऊंचा होगा इतना दिल के ऊपर आराम की हालत में प्रेशर होगा, ये मतलब होता है उसका। दिल जब धड़कता है तो एक हरकत में वो पूरा जोर लगाकर खून को ऊपर फेंकता है, उस वक्त जो दबाव है उसको सिस्टोलिक कहते हैं। और जब वो एक धड़कन से दूसरी धड़कन में मुंतकिल होने के दरमियान वक्फा लेता है, उस वक्त जो तभी दबाव है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। वो दबाव अगर ऊंचा रहे तो इसका मतलब है कि आराम जिस वक्त पहुंचना चाहिए दिल को उस वक्त आराम नहीं पहुंच रहा और हर वक्त का तनाव है। तो बेराटाकाब मेरे तजुर्बे में मैंने जो तजुर्बा किया अक्सर यही देखा कि ऊंचे ब्लड प्रेशर को तो गिरा देता है, निचले को नहीं। निचले के लिए बस दूसरी दवाओं की ज़रूरत है जो असल दिल की बीमारी से ताल्लुक़ रखती हों। तो इसलिए बूढ़ों में भी या जवानों में भी जब ज़रूरत पड़े बेराटाकाब को वक्फों वक्फों से इस्तेमाल किया करें, ताकि वो बड़ा मकसद हासिल हो जाए जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के ख़िलाफ़ है और वक्ती तौर पर कोई नुकसान न पहुँचे। ठीक है।
बेराटाम्योर दोनों, बेराटाकाप के साथ बेराटाम्योर भी वही सिफात रखता है। और अगर जवान आदमी वक्त से पहले बूढ़ा दिखाई दे और बूढ़ों वाली हरकतें ज़हनी तौर पर उसमें ज़ाहिर होनी शुरू हो जाएं, सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं, जिस्मानी तौर पर बुढ़ापे की और दवाएं हैं, जिल्द सिकुड़ जाती है, मैंने कई आपको दवाएं पहले बताई हैं। ये ज़हनी असर के लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि जो अपनी उम्र से पहले याददाश्त खोना शुरू कर दे और उसमें ये इलामतें ज़ाहिर हो जाएं जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की इलामतें हैं, तो बेराटाकाप, बेराटाम्योर दोनों उसमें मुफीद हैं। डकार आजकल बहुत आम है दुनिया में, कसरत डकार से दुनिया बीमार हुई हुई है बेचारी। मेरे में समझता है इंग्लिस्तान में है, मगर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश जहाँ से खत आते हैं वो डकारों से तंग आए पड़े हैं। अभी आने से पहले एक फ़ोन आया, मैंने कहा क्या आया, कहते डकार बहुत आते हैं इसलिए मुझे याद आ गया है तो अब फ़ोनों पे भी डकार आ रहे हैं लोगों को। उसका असल इलाज तो ये है कि पेट में मुख्तलिफ वर्म्स पैदा हो जाते हैं। एक ये तहकीक ज़रूरी है कि वर्म्स तो नहीं है कहीं, उसका इलाज होना ज़रूरी है। और बाज़ पानियों के अंदर बाज़ गंद होने की वजह से बाज़ ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पलते हैं, उनके नतीजे में भी वो शुरू हो जाता है डकार का सिलसिला। तीसरी वजह है हाइपर एसिडिटी। जिन कौमों में जैसे इंग्लिस्तान वाले लोग हैं, कोका कोला वगैरह पीने की बहुत आदत हो या तेज़ाबी जूस पीने की आदत हो, उनका तेज़ाब का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। वो तेज़ाब जो खुराक में हाजमे के काम नहीं आता वो बढ़ जाता है, और जो खुराक में काम आता है वो डिप्रेस हो जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होने की बजाय ये जो तेज़ाब है आर्टिफिशियल खाने से मुख्तलिफ किस्म के तेज़ाब पैदा होते हैं, ये खुराक को हज़म करने की बजाय उसको अंदर गलाना सड़ाना शुरू कर देते हैं और मैदे के अंदर वो ताफुन पैदा होना शुरू हो जाता है और खट्टे डकार और मुसीबतें। एक ये भी वजह है जिसकी वजह से ग़िज़ा जो है वो हज़म होने की बजाय वो गैसों में तब्दील होने लग जाती है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पहचान है ये बहुत मुश्किल है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी मैंने पूछा है, हमारी चोटी के बाद अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन वो खुद इस बारे में कोई तसल्ली नहीं रखते कि अंदर क्या हो रहा है। बाज़ दफ़ा वो हाइपर एसिडिटी की वजह से एसिड दबाने वाली दवाएं देते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सप्रेस हो जाता है और कुछ देर के बाद फ़ायदा होने की बजाय बहुत सख्त नुकसान हो जाता है। तो असल इलाज ग़िज़ा का तवाज़ुन है, इससे बेहतर कोई इलाज नहीं। हर वो ग़िज़ा जो किसी इंसान के अंदर तेज़ाब पैदा करती है वो उस ग़िज़ा से परहेज़ करे, और हर शख्स की ग़िज़ा अलग अलग है। ये दुरुस्त नहीं कि हर ग़िज़ा लाज़िमन एक ही असर पैदा करेगी। बाज़ ग़िज़ाएँ बाज़ लोगों के अंदर तेज़ाबियत पैदा करती हैं, बाज़ नहीं करती। फिर बाज़ दफ़ा चाय ज़्यादा पीने से भी मैदे के ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उससे भी हाइपर एसिडिटी हो जाती है। तंबाकू खाने या पीने वालों के अंदर भी तेज़ाब का रुझान बहुत बढ़ जाता है। तो इनमें से हर असल को पहचान कर उसका एंटीडोट देना ज़रूरी है। किसी एक फार्मूले से सब बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता। चाय का बदअसर किससे मिटेगा? थूजा। ठीक है, मगर ये नहीं कि चाय भी दवा सट पिए जाओ और थूजा भी खाए जाओ है? वक्त हिसाब करके करना चाहिए काम। जो बदअसर आ जाए थूजा से मिटाएं, लेकिन ये फिर चाय पीना भी कुछ कम करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरह ये कोक शोक जो है इनसे परहेज़ ही लाजिम है। मगर फिर भी जो वो डकार पैदा हों या हवाएं पैदा हों उसको अमूमन होम्योपैथी ने 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। ज़रूरी नहीं कि इन तीनों से काबू आ जाए, मगर एक इम्कान है। फार्मूला ये बनाया हुआ है कि अगर डकार आएँ ऊपर की तरफ निकलें और डकार से कुछ तबीयत
में सुकून मिले तो कार्बोवेज दवा है, और 30 में या 200 में रिपीट की जाए। अगर हवा नीचे की तरफ रुख करे और उससे कुछ आराम पैदा हो तो फिर लाइकोपोडियम दवा है। अगर हर तरफ घूमती फिरे, न ऊपर न नीचे, चैन ना आए, तो फिर चाइना। ये 3 हैं बने हुए। तो एक इनसे मैंने दवा बनाई थी CCL 30 में, वो रबड़ में दिया करते थे। बाज़ केसों में तो मुफीद होती थी, बाद में कुछ भी फ़ायदा नहीं होता था। इसलिए फार्मूलों पर इतना नहीं चलना चाहिए। असल इलाज है तशख़ीस करना, असल तरीक़ है तशख़ीस करना। वो सही हो जाए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वर्म्स को नहीं भूलना चाहिए। जिस पेट के अंदर कुछ कीड़े मुस्तकिल बैठ जाते हैं, उनको जब तक सफा ना किया जाए उस वक्त तक ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। बहुत मुश्किल है हवा का इलाज। कॉस्टिकम और फास्फोरस ये आवाज बैठने की चोटी की दवाएं हैं। कॉस्टिकम में तो अक्सर फालिज की वजह से बैठी हो या रोजमर्रा के नज़ले वगैरह की वजह से, तो कॉस्टिकम गले को ठीक करने की एक अहम दवा है। लेकिन फास्फोरस में फ़र्क यह है कि फास्फोरस ऐसे गला बैठने की दवा है जिसमें आवाज़ की नालियों पे बलगम जमती रहती है और हर वक्त करना पड़ता है। बाद लोग हैं जिनको मुसलसल की आदत होती है, वो मजबूर हैं, क्योंकि थोड़ी सी बात की तो वो आवाज़ की नाली के ऊपर, वो उनके धागों पर जिनसे आवाज़ पैदा होती है, उन रेशों पर बलगम जमती रहती है। ऐसी आदत वाले लोगों को अगर आवाज़ बैठ ही जाए तो फास्फोरस बहुत फ़ायदा देता है, वैसे भी रोज़मर्रा के लिए मुफीद है। और तीसरी दवा है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में बोलने से पहले तो आवाज़ बहुत बैठी हुई होती है, जूं मरीज बोलता है उसकी आवाज़ बेहतर होती चली जाती है। तो ये 3 मोटी मोटी इलामतों के लिए मोटी मोटी दवाएं याद रखें। कैमोमिला का पता है आपको किस चीज़ के लिए है? हैं? गुस्सा और गुस्सा एक ही चीज़ है। हाँ, और हाँ, बदअखलाकी के 3 दांतों के जमाने में बहुत मुफीद है। छोटे बच्चों को, हमारी मोना का बच्चा मेरे साथ था ना सफर में, उसको तकलीफ हुई और नज़ला जुकाम गला पकड़ा गया, उसको मैंने कैमोमिला शुरू कराई, 1 दिन के अंदर बिल्कुल तकलीफ ज़ाहिर हो गई माशाल्लाह। तो जो दांतों की वजह से गले की खराबी या नाक की खराबी है वो कैमोमिला से ठीक होती है। और कैमोमिला किस चीज़ में मुफीद है? एंटीडोट है कॉफी का, ठीक है। चेरिडोनियम पढ़ा चुका हूं आपको, हैं? ये नहीं मानते हमारे बिशारत साहब, कहते हैं सवारी कोई नहीं। हाँ? और चिनियम आर्ट्स पढ़ चुके हैं? चिनियम आर्ट्स का मैंने आपको बताया था कि इसमें एक ख़ास अलामत यह है कि अंडों से असहाल लग जाते हैं। वो बच्चे जो अंडा ना खा सकें, आमतौर पे कैल्केरिया कार्प का ख्याल आता है अंडे से बदहजमी, लेकिन अंडे से अगर असहाल लगते हों तो फिर चिनियम आर्ट्स दवा है और बहुत तेज असर करने वाली, जल्दी असर करने वाली है सलामत में। और कॉकुलस किस चीज की दवा है? कौन से चक्रों की? खासतौर पर सफर में बहुत मुफीद है। ये तो इतनी बार बार आजमूदा दवा है कि इसके बगैर
जो बच्चे उल्टियाँ करते हैं उनके सफ़ा ठीक हो ही नहीं सकते। रात सोने से पहले दें, फिर सफ़र से पहले सुबह आएगी उसमें खिलाएं, फिर सफ़र शुरू होते ही एक खुराक दे दें। उसके बाद देखें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अगर ना फ़र्क पड़े तो फिर वो एक नुस्खा है मेरा जिसमें नक्सवामी का भी है और काकुलस भी है और इपिकॉक, ये 3 बड़ी दवाएं हैं। शायद एक और दवा भी होगी, आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या? हाँ, पेट्रोलियम और आर्सेनिक। ये छठे के तौर पर अगर काकुलस नाकाम रहे तो बहुत मुफीद है। बहुत कम केसेस होंगे जिनमें असरअंदाज ना हो। और काकस किस चीज की दवा है? वो बच्चे जिनको सारा सर्दियां नजला रहता है और जिनके रेशे धागेदार लंबे और हर वक्त की खूंसात, उनके नज़ले ज़ुकाम गले की तकलीफ़ों के लिए कॉकस कैक्टाई बहुत मुफीद है अगर ये सर्दियों के साथ ताल्लुक़ रखता हो। गर्मियों के नज़लों की और दवाएं हैं। और काली खांसी बाज़ दफ़ा कुछ आगे बढ़कर फिर वहाँ अटक जाती है। नॉर्मली काली खांसी को चीन में कहते हैं 100 डेज कॉफ, यानी 3 महीने 10 दिन में ये ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन मैंने देखे हैं मरीज़ जो 6-6 महीने साल भी चलते हैं। और उसकी वजह यह नहीं कि काली खांसी के जरासीम साथ एक्टिव हैं, वो इतना ज़ख्म पहुंचा देते हैं मेम्ब्रेन्स को और नालियों को, फेफड़ों को, कि बिल आखिर मरज़ ठीक भी हो चुका हो तो इलामतें ठीक नहीं होती। इस इलामती शफा के लिए कॉकस बेहतरीन दवा है। इसलिए डॉक्टर ये लिखते हैं कि मरज़ के आखिर पर ये मुफीद है, जिसका मतलब है कि असल बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल हैं या वायरस, उनसे कॉकस का इतना ताल्लुक नहीं, लेकिन वो इलामती तकलीफ़ें जो बाद में रह जाने वाली हैं उनमें कॉकस बहुत मुफीद है। और डायस्कोरिया किस चीज़ में मुफीद है? डायस्कोरिया सबसे ज़्यादा अहम असर करती है पित्ते पर, और पित्ते के नाली उसके इर्द गिर्द जो बीमारियां हैं उनके नतीजे में अगर दर्द रेडिएट करे, पीछे की तरफ जाए या शाने की तरफ जाए, तो ये डायस्कोरिया की ख़ास इलामत है। और एक और इलामत यह है कि आगे दबाव से तकलीफ बढ़ती है, इसलिए मरीज़ पीछे की तरफ हटता है। कार्लोसिंथ का अपोजिट है। तो हर पेट की तकलीफ में अगर ये इलामत नुमाया हो जाए कि अंगड़ाई लेने से, पीछे हटने से आराम और दौरा होने से तकलीफ, तो डायस्कोरिया बिल्कुल तीर बहदफ होती है। ये अकेली अलामत इसकी पहचान के तौर पर काफ़ी है। और दूसरा, काली खांसी में बाज़ डॉक्टर कहते हैं इसकी रेपिटेशन ठीक नहीं, कैंट ये कहता है। बाज़ डॉक्टर्स कहते हैं कि बेशक रिपीट करो, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो ये कहते हैं कि बेशक रिपीट करो, साथ ये भी मानते हैं कि सिंगल डोज ज़्यादा बेहतर है। तो सिंगल डोज से मुराद फिर गालिबन ये होगी कि ऊंची ताकत में, क्योंकि 30 में तो मैंने देखा है अकेली डोज कभी भी काफ़ी नहीं हुई, लेकिन 30 में रिपीट करने से फ़ायदा ज़रूर होता है। इसलिए ये जो है एक अंग्रेज़ डॉक्टर का जो तबसरा है वो ये है, Drosera rotundifolia 30 or 200 is an almost specific remedy for whooping cough. It can be repeated without harm. जब कैंट कहता है कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, गालिबन वो ऊंची ताकत में देता था इसलिए उसने महसूस किया होगा कि नुकसान है। It can be repeated without harm. As a rule, it is probably best given as a single dose, and then the effect
assessed weekly. कहते एज ए रूल ये मानता है कि सिंगल डोज ज़्यादा बेहतर रहती है और हर हफ्ते उसके असर का जायजा लिया जाए। अगर वो कायम है और जारी है तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, वरना फिर हफ्ता 10 दिन के बाद रिपीट किया जाए तो कोई नुकसान नहीं। 200 में मैंने देखा, इसको कभी ऊंचा इससे नहीं दिया कि रब्बा में तो मैं यही अपना दस्तूर बनाया हुआ था कि एक डोज दे के भूलता नहीं था, बल्कि एक डोज दी और हफ्ता 10 दिन इंतज़ार किया, फिर अगर पहली इलामतें उसी तरह शिद्दत से वापस आने लगें तो फिर रिपीट कर ली, वरना उसी पे छोड़ दिया। और 200 से ऊपर चूंकि मैं कभी नहीं गया, इसलिए तजुर्बा करके देखें। यहाँ तो कारी खांसी नहीं होती, गालबन होती है बहुत कम, बहुत कम होती है, वैसे होती है। बाज़ लोगों की खांसी कारी खांसी की तरफ पे आगे ठहर जाती है और उनको कॉकस देनी चाहिए। टोसरा भी मुफीद होगी, कॉकस भी गालिबन मुफीद होगी। काली काब की क्या पहचान है? काली खांसी में ऊपर के पपोटे सूजे हुए, इसकी खास पहचान है। अगर काली खांसी के साथ ऊपर के पपोटे नुमाया सूज जाएं तो काली काब बेहतरीन दवा है। और इसकी एक और पहचान भी है खास, वो सर्दी तो बहुत दवाओं में है। शोर अचानक दिल पे पड़ता है या मैदे पे पड़ता है, वरना गम की खबर मैदे को लगती है जाके, और शोर के साथ ये मरीज दिल पे हाथ डालता रहता है कि हर शोर दिल पर असरअंदाज हुआ है। और कोई भी डरावनी खबर या गम की खबर हो तो उससे वो मैदे पे उस पर असर पड़ता है। ये काली काब की खास अलामत है। जलसीमियम को हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं इन्फ्लुएंजा वगैरह में, और मैंने तो इसे बहुत मुफीद देखा है। बाज़ डॉक्टर्स कहते हैं रूटीन में भी अगर किया जाए इसको तो बहुत मुफीद दवा है। जलसीमियम में एक मिजरेबल फीलिंग होती है जो इस दवा की मुस्तकिल अलामत है। दिल सारा जिस्म, जिसको पंजाबी में आवाजार हुआ हो, वो कैफियत जो है वो जलसीमियम की है। इसलिए 200 में इसको रिपीट करते हैं 3 दफ़ा 24 घंटे में, और बाज़ अच्छे डॉक्टरों की ये रिपोर्ट है कि बहुत मुफीद है। अकेली दवा भी ये इन्फ्लुएंजा को ठीक करने में मुफीद साबित हो जाती है। हेलिब्रस आपको बता चुका हूँ कि नहीं? मैं पहले पढ़ाई हुई है हेलिब्रस, हैं? लो वो जिसने किताब तैयार की मुनकिर हुई बैठी है, हैं? पढ़ाई हुई है, पक्की बात है। वो कहाँ गई? गायब कर दिया तुम्हें? 100 वाली की बात पढ़ाई है। विशाल साहब आपकी फरिश्त में है बादली में। एक्स में देखें हेलिब्रस, वो कहती है फर्क है कि कोई सवाल ही नहीं कर सकता। दूध पढ़ाई हुई है, उसके नोट्स भी हैं हमारे पास। मुझे पता है, मुझे भी याद है, मैं निकाल रहा हूँ ताकि मुनकरीन को या मुनकरीन पर हुज्जत तमाम की जाए। समझे आप लोग? एग्जैक्टली 214 पढ़ाई है। ये देखें सारे निशान लगे हुए हैं, जी। और ये गालबन पढ़ाई है जर्मनी दिसंबर में से वापसी पे। ये 5 दिसंबर को पढ़ाई हुई।
5 दिसंबर 95। पिछले साल जी जी हैं? जी। वो जर्मनी से आऊँगा स्नो रोज। क्योंकि मैंने वो मेरे खास रंग की पेंसिल थी जिसमें जर्मनी के सफर के दौरान निशान लगाए हैं, वो उस रंग में लगे हुए हैं इसके ऊपर। तो ये होगा उसके उस सफर में तैयार की होगी। 100 के अंदर होनी चाहिए इसका मतलब है। जर्मनी के खत का जिक्र किया था। ना ये खत का देख लो। जर्मनी के खत का जिक्र। हाँ। अब बताओ कहाँ गए तुम्हारी 100 दवाएं? उसमें भरनी पड़ेगी अब ये निकाल के अगली में डाल देना। उसमें मिसिंग है ना? मिसिंग है 100 में से। तो मैं दोबारा क्या? चेक करके बताऊँ। अच्छा, मगर चेक करके अगर मिसिंग हो जी तो अब डालने का तो फायदा 101 कर देना तो रुकन। वो तो अच्छे रखते। अच्छा, जो मेरी तैयार हैं 100 से ज़ायद की दवाइयाँ तैयार हैं, लेकिन उनमें भी नहीं है। हो सकता है नहीं अब ज़्यादा दाखिल नहीं करनी क्योंकि वो वक्त भी नहीं रहेगा। मैंने कुछ वो एक ही पट्टी थी जो आपने पढ़ाई थी ना पिछले। मगर इसको चेक कर लो, बाहर की होनी चाहिए इस पहली जिल्द में, ना सी अगली में सही। हेलिब्रस मैं तो इसलिए बता रहा था कि सर की चोटों में मैंने आपको बताई हैं जो दवाएं, उनमें हेलिब्रस को भी दाखिल समझें। सर की चोटों के बदअसरात जो दिमाग पे रह जाते हैं उनमें हेलिब्रस चोटी की दवा है। आर्निका और नेक्ट्रम सल्फ और आर्निका और ओपियम, ये दो कॉम्बिनेशन अपने अपने हालात के मुताबिक बहुत आला असर रखते हैं। अगर दिमाग बिल्कुल मुख्तल हो जाए, बेहोश हो जाए मरीज, फालजी असरातदार हो जाए, तो उसमें आर्निका और ओपियम से बेहतर कोई दवा नहीं है। अगर मेडल्ला पर बुरा असर पड़े हों, यानी पिछले हिस्से पर शॉक हुआ हो, और बदअसरात जो मेडल्ला ऑब्लांगेटा के फेल पर बदअसर पड़ते हैं, उनके लिए आर्निका और नेक्ट्रम सल्फ बहुत अच्छी दवा है। और अगर शुरू में दी जाए तो चोट के नतीजे में दिमाग पर रहने वाले बदअसरात जो रीढ़ की हड्डी में नीचे उतरते हैं, उन उसमें खुसूसन ये बहुत मुफीद है, समझे। और तीसरी है हेलिब्रस। हेलिब्रस नाइगर जो सर की चोटों के बदअसरात बाकी रह जाते हैं उनको दूर करने और साफ करने में बेहतरीन कारगर होती है। पैथोलॉजिकल रेमेडी क्या होगी डॉक्टर साहब, इसके क्या तशरीह है आपके नज़दीक? इस वक्त सारी तो जहन में नहीं आती। फालजी लामतें तो बहरहाल उसमें होंगी ऊपर की सेंट्रल पैथोलॉजी जी से मुराद जिस्म के अंदरूनी जी मिजाज से तर उठने मुझे खुद ब खुद होती है, ना कि बैक्टीरिया वगैरह से, वो नहीं हैं? जी नहीं ये नहीं। नहीं पैथोलॉजी से क्या मुराद है फिर? पैथोलॉजी या मर्ज के अपनी इलामतें? जो पैथोलॉजी तो पैथोलॉजी कहते हैं कि जो बिगड़ी हुई फिजियोलॉजी है किसी वजह से भी, क्या जो आम जिस्म की जो फंक्शन है वो बिगड़ जाए उसको पैथोलॉजी कह देते हैं। अच्छा, वो उसकी वजूहात तो फिर ये इन मानों में ही है यहाँ। जी जरूर। पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर से मुराद यहाँ ये है कि चोट लगने के बाद जिस्म के कोई फंक्शन रोजमर्रा के जो उसके अवामिर हैं जी उनमें फर्क पड़ चुका हो, जी तो उनको बहाल करने के लिए हेलिब्रस नाइगर अच्छी दवा है। ठीक है ठीक है। जी जरूर। और हेपस सल्फ की खास बात, हेपस सल्फ फोड़े फुंसियों की जिनमें दर्द का एहसास ज़्यादा हो, बेहतरीन दवा है। कोई दवा इसका मुकाबला नहीं करती। अगर दर्द का एहसास ज़्यादा हो
तो हेपासल्फ से अच्छी कोई दवा नहीं है। हर किस्म के फोड़े फुंसियों जख्मों वगैरह में ये मुफीद है। लेकिन जख्मों में ज़िम्मन मैं आपको बताता हूँ कि कैलेंडुला का अक्सर इस्तेमाल थोड़ी ताकत में लोशन के तौर पर किया जाता है, मगर अंदरूनी ज़ख्म जहाँ लोशन पहुँचते भी नहीं और बैरूनी ज़ख्म भी जो ठीक होने का नाम न लें, उनमें कैलेंडुला 200 से बेहतर कोई दवा नहीं। कैलेंडुला 200 और हेपासल्फ वगैरह में फ़र्क यह है कि हेपासल्फ और सिलीशिया वगैरह इन्फेक्शन का मुकाबला करती हैं और कैलेंडुला वो अंदरूनी जिस्मानी कमज़ोरी जिसके ज़रिए जो रिपेयर का काम, मरम्मत का काम सुस्त पड़ जाता है या मरम्मत के काम की अहलियत नहीं रहती जिस्म में, उसमें कैलेंडुला मुफीद है। इसलिए अगर ऐसे मरीज़ जिनके ऑपरेशन हुए हैं और मेंड नहीं कर रहा है, उनको धागों से सी भी दें, जितनी मर्जी पेंसिलिन दें, एंटीबायोटिक दें, वो जुड़ते नहीं हैं, उनमें ये मुफीद है। अगर रेडिएशन के ज़रिए उसके इर्द गिर्द के सेल को ज़ाया ना कर दिया गया हो, तो ऐसी सूरत में कैलेंडुला 200 में बहुत चोटी का असर रखने वाली दवा है। इसके अलावा मुकामी तौर पर शहद अगर लगाया जाए खालिस, तो फिर उम्मीद है कुछ, क्योंकि पुराने गंदे ज़ख्मों को जो हील ना कर रहे हों, जो खुद ब खुद रद्द-ए-अमल ना दिखा रहे हों सेहत की तरफ, उनके लिए शहद का मुकामी इस्तेमाल बेहतरीन साबित होता है। बेड सोर्स के लिए कौन सी दवा देते हैं आप लोग? पता है? बेड सोर्स के लिए हर होम्योपैथ के दिमाग में फौरन क्या दवा आएगी? आर्निका। आर्निका बेड सोर्स के लिए सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए। लेकिन आर्निका के बाद कैलेंडुला से भी ज़्यादा ज़रूरी हाइपेरिकम है। हाइपेरिकम 200 में अगर आर्निका के नाकामी के बाद दी जाए तो वो बसा औकात मुफीद साबित होती है, और अगर ये ना हो तो फिर ये भी जो कैलेंडुला 200 है ये इस्तेमाल की जाए। लेकिन डॉक्टर उसका लोशन बना के देते हैं, जो बैक में सोल में लगाते हैं, लोशन बना के लगाए, वो बड़ा झगड़ा है फजूल। मैंने तो कभी भी नहीं इस्तेमाल किया, 1-2 दफ़ा किया था, फिर मैं तंग आ गया, उसमें ख़ास मैंने फ़ायदा भी नहीं देखा इतना। सबसे अच्छा यही है, ऊंची ताकत में अंदरूनी दो। ठीक है? मैंने आपको बताया था कारी बैक्रम पुराने ठहरे हुए नज़लों में बहुत मुफीद है, और पल्स्टिला भी के मुतालिक भी लिखा हुआ है एक किताब में कि पल्स्टिला क्रॉनिक केसेस में मुफीद है। लेकिन क्रॉनिक केसेस में तब मुफीद है अगर नॉन स्ट्रिंगी हो। नज़ला जो स्ट्रिंग्स वाला जिसमें धागे बनते हैं, इनमें कॉकस चोटी की दवा है, और काली बैक्रम में भी मैंने आपको याद होगा दिखाया था कि इसमें भी तार बनते हैं और काफ़ी टेनेशियस तार बनते हैं। तो पल्स्टिला और इसका ये फ़र्क है कि पल्स्टिला में जो भी पस बनती है वो फुसफुसी सी बनती है, वो आपस में जुड़ी हुई धागों की शक्ल में नहीं होती। पुरानी नज़ले में अगर आपने ये 2 चीज़ें देनी हैं तो ये इस फ़र्क के साथ दें। सर्दियों में कॉकस को अबूलियत हासिल होगी, और गर्मियों में या हर मौसम में काली बैक्रम अगर धागेदार हो और कॉकस फेल कर जाए, और अगर पस हो आम तो फिर पल्स्टिला। काली ब्रोमेटम कीलों की बहुत अच्छी दवा है, इसलिए मैं इसे हमेशा सिलीशिया के साथ मिला के देता हूँ, और अक्सर सूरतों में बहुत नुमाया फ़र्क पड़ जाता है।
चेहरे बाज पहचाने नहीं जाते। कील पे कील जब उगे और लोगों को दबाकर निकालने की आदत हो तो सारी जिल्द बिल्कुल बिगड़ जाती है। चेचक का एक अपना मंजर है कि ये और भी ज्यादा मनहूस चीज हो जाती है, सारी उखड़ी उखड़ी, सारी बुरे हाल, ऊंच नीच बेहद पैदा हो जाते हैं। उसमें अगर काली ब्रोमेथम और सिलीशिया मिला के दी जाए तो 1 महीने के अंदर अंदर खुदा के फजल से अक्सर चेहरे साफ हो जाते हैं। और लाइकोपोडियम और लैकेसिस आप जानते हैं, पहले मैं बता चुका हूं। कोई और ख़ास बात इनकी, लाइकोपोडियम तकरीर का खौफ, जिस तरह यानी वो था ना खौफ इम्तिहान का, उसके मुकाबले पर अगर तकरीर का खौफ हो तो उसमें लाइकोपोडियम मुफीद है। और लैकेसिस तो एलर्जी जो आजकल हो रही है, सर्दियों से गर्मियों में जाते वक्त जो एलर्जीज पैदा होती हैं, अब अगरचे हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इंग्लिस्तान वगैरह में जो मौसम है वो बार बार वापस मुड़ते हैं सर्दी की तरफ, फिर बहार के दौर में से गुजर कर फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रिपीटेडली होता जाता है। इसलिए हर ऐसे मौसम में लैकेसिस फिर भी मुफीद साबित होती है, अगरचे गर्मियाँ आ चुकी हैं। बाज़ मरीज़ हैं जिनको नज़ला शुरू हुआ फिर दमा हो, उनको मैं लैकेसिस ऊंची ताकत में देता हूँ, खुदा के फजल से ठीक हो जाते हैं, यानी बस आगे नहीं बढ़ता। और दूसरी दवा है नेट्रमयोर, ये बेसिलिनम के साथ मिला के इन्फ्लुएंजिनम भी मिला लें साथ, तो इस किस्म के नज़ले ज़ुकाम खांसियाँ जो एलर्जीज से पैदा हो रही हैं, इनमें ये बहुत अहम दवा है, नेट्रमयोर, बेसिलिनम और इन्फ्लुएंजिनम। इन्फ्लुएंजिनम नाम भी मिले तो नेट्रमयोर और बेसिलिनम दे दें। नेट्रमयोर में एक और बात यह है जिससे याद रखना चाहिए कि नफ्सियाती तकलीफ़ों की वजह से जो जिस्मानी मरज़ बन जाएं, उनमें नेट्रमयोर बहुत असरअंदाज होती है। और सदमों की वजह से जो दिमागी इलामतें पैदा हो जाएं, उनमें भी बहुत मुफीद है। यानी दिमागी इलामतें जब जिस्मानी अमराज में तब्दील हों तब भी नेट्रमयोर मुफीद है। और सदमे बराह रास्त दिमाग पर असरअंदाज हो जाएं और बाद मरीज पागल हो जाएं या नींद पागल हो जाएं, तो उनके लिए भी नेट्रमयोर बहुत अहम दवा है। बाद ऐसे केसेस में जहाँ चोटी के डॉक्टरों ने इलाज किए, ठीक नहीं हुए, तो मैंने नेट्रमयोर तजवीज़ की तो अल्लाह ताला के फजल से उसी से ठीक हो गया। तो इसलिए ये नेट्रमयोर का जज्बात के साथ एक ताल्लुक है। और अजीब बात है कि नेट्रमयोर आंसुओं के साथ ताल्लुक रखती है, छींकों के साथ ताल्लुक रखती है, आंसुओं के साथ ताल्लुक रखती है। बस नेट्रमयोर का गहरे गम से ताल्लुक है और इसकी बारी इग्नेशिया के बाद आती है, उससे ज़्यादा ताकतवर है, क्रॉनिक है। बस गम को दूर करने के लिए जो बैठ चुका हो दिल में, बराह रास्त ये मुफीद है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल गम के बद असरात जो जहन पर पड़ जाएं या जिस्म पर बैठ जाएं, उनके लिए ये है। और बहुत गहरा असर रखने वाली दवा है। बच्चों की बनावट और साख्त में कमज़ोरी पैदा हो जाए, उसके लिए बेहतरीन दवा है। बोलने की ताकत पर बुरा असर पड़े, चलने की ताकत पर बुरा असर पड़े, दोनों सूरतों में नेट्रमयोर मुफीद है। हालांकि कलकेरिया काब टांगों के लिए तो मुफीद है, मगर बोलने के लिए नहीं। इस तरह बेराटा कार्ब है जो दिमागी तो कमज़ोरियों के लिए तो मुफीद है, लेकिन टांगों की कमज़ोरी खसूसियत से उसमें नहीं लिखी होती। या सारा जिस्म ही बौना सा होगा, मगर जहाँ टांगों की हो और बोलने की दोनों जगह कमज़ोरी हो, और ऐसा मरीज अक्सर सोखे का होता है, सोखा ना भी हो तो तब भी नेट्रमयोर काम करेगा, और सोखा हो तब भी काम करेगा। तो सोखे में भी याद रखें नेट्रमयोर बहुत मुफीद है। इसको मैंने तजरबतन नमक में मिला के भी दिया हुआ है और इसने काम किया। अब ये अजीब बात है
कि नमक की पोटेंसी नमक में मिला कर दो तो क्यों काम करेगी वो, क्योंकि नमक तो बिल्कुल ठोस चीज़ है। उसकी वजह उसका मुझे इसलिए ख्याल आया कि पोटेंसी हम जितनी ऊंची कर देते हैं जब मुंह में जाती है तो मुंह के अंदर जो मौजूद नमक है वो इतना ज़्यादा है कि नामुमकिन है कि उस दरवाजे से गुजरे बगैर ये जिस्म में दाखिल हो सके, क्योंकि चूसने से जज़ब होती है और वो सेल्स जिनसे गुजरती है वो लेप हल्का हल्का मुख्तलिफ मादों का जो मुंह में रहता है, उन सब में नमकियात इतनी ज़्यादा हैं कि जो होम्योपैथी की पोटेंसी है उससे अरबों गुना ज़्यादा नमक मौजूद है। अगर काम करती है तो इसका मतलब है पोटेंसी एक ऐसी हालत में मुंतकिल हो चुकी है जहाँ मादे नमक की कोई हैसियत बाकी नहीं रही, और वाक़या यही है। फिर मादी नमक उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इस तजर्बे की खातिर मैंने ये करके देखा और मुफीद देखा, लेकिन रूटीन के तौर पर तबीयत आमादा नहीं होती थी कि नमक में डाल के दो नमक को, और मैंने तजर्बा करके देखा है और फ़ायदा देखा है इसका। नेट्रियम लोर की तरफ लोग कम तवज्जो देते हैं, हालांकि बहुत सी हमारी बीमारियां नेट्रियम लोर के बिगड़ने से पैदा होती हैं जिस्म में, क्योंकि ग़िज़ा का रोज़मर्रा का हिस्सा है और इंसानी बदन की सेहत के लिए इसका तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो 12 नमकियात में से है जो बुनियादी नमकियात हैं और उनमें गैर मामूली अहमियत का हामिल है। इसलिए नेट्रियम लोर को अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ज़्यादा याद रखा करें। समझ गए हैं? फास्फोरस मैं आपको बता चुका हूं ना कि नहीं? फास्फोरस में एक बात याद रखें कि ऑपरेशन से पहले जिस तरह हम वो आर्निका देते हैं, अगर फास्फोरस भी दे दी जाए आर्निका के बाद या पहले तो ऊंची ताकत में ये ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन से बचाने में मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। अगर ये ख़तरा हो कि अब ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी तो इसके इस्तेमाल के बाद सर्जन्स भी मुतमईन हो जाते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन ज़ाहिर नहीं होती जो उनको ख़तरा होता है। तो बाद सर्जन्स इजहार करते हैं कि ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड है, यानी उलझा हुआ सा है, पेचीदगियों का ख़तरा है। उस वक्त आर्निका अगर दिया भी हो तो फास्फोरस ज़रूर दें, और फास्फोरस के अलावा आर्निका दे दें तो उसका अपना फ़ायदा अलग है। इन दोनों के दायरे अलग अलग हैं। डेंटल ऑपरेशंस में ये बहुत मुफीद है। हमने पता नहीं इनको दिया था कि नहीं माजिद साहब को फास्फोरस, हैं? ओहो, बस यही गलती हो गई है। वो अतीका है ना, इनके मियाँ ने उनका सत्यानाश किया हुआ है। उनके दांत का ऑपरेशन किया ऐसा खौफनाक कि उसका दर्द हटता ही नहीं है। अतीका बता देना उनको। तो आपकी काफी शोहरत हो गई दुनिया में। फास्फोरस नहीं ध्यान में आया, मुझे भी कल ख्याल नहीं आया। हालांकि फास्फोरस दांत के ऑपरेशन के साथ गहरा ताल्लुक रखती है। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने जब पहली दफ़ा पढ़ा था तो दांतों के मरीजों में अक्सर इस्तेमाल किया करता और बहुत ही मुफीद देखा है इसको। ऑपरेशन से पहले भी दे देते थे और बाद में भी। और आपकी बेग में सवा का भी गालबन इसी का केस था, हैं? नहीं ना दिया फास्फोरस, देख लें अब तो जरूरत नहीं रही है। क्या मैं जाती नहीं हूँ लड़के मारे? अच्छा, तो फास्फोरस खा के चली जाना, ठीक है? प्री ऑपरेशन के लिए वैसे भी मुफीद है फास्फोरस, ठीक है। और दांत के ऑपरेशन में तो चोटी की दवा है। और सल्फ्यूरिक एसिड किस चीज में मुफीद है? बस हद होगी, जो ना किसी ने पीनी ना काम आए वो आपको खूब याद हो गया है। सल्फ्यूरिक एसिड का एक इस्तेमाल है जो लोग अक्सर नहीं करते और है बहुत ज़रूरी।
क्योंकि आर्मी का चोटों के मामले में हर जगह पूरा असर नहीं दिखाती। कई मरीज ऐसे देखे हैं जिनमें चोटों के बाद नील जारी रहते हैं, बदन में दर्दें बाकी रह जाती हैं। तो लास्टिंग इफेक्ट्स जो हैं चोटों के बाद, उनका बेहतरीन इलाज सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत ताकतवर है। और अगर आर्मी का कभी ना भी हो और सल्फ्यूरिक एसिड हो तो सल्फ्यूरिक एसिड आप ले लें, आर्मी का वाला काम ये भी दिखा देती है, समझे? तो एसिड सल्फ को याद रखें चोटों के बद असरात पर। और ऐसे जिस्म के दर्दों में जहां चोटें ना भी हों लेकिन महसूस ये हो, जैसे चोटें खाने के बाद नींद बुखार की कैफियत और दर्दों की कैफियत है, बड़ी बदमजा करने वाली कैफियत है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत मुफीद है। अच्छा अभी है वक्त थोड़ा सा। दमा आजकल यहाँ बहुत चलता है, उसमें कौन सी इलामत है खास जिसमें सुराइनम काम आता है, याद है आपको? हैं? सर्दी तो और भी होती है। बाजू फैलाने से आराम, जितना करीब करोगे उतनी घबराहट होगी। तो जिन मरीजों में, दमे के मरीजों में बगल के पास बाजू आने से घबराहट बढ़ जाए और दमा बढ़ जाए, वो अक्सर फैला के रखते हैं, अपने हाथ फैला के रखते हैं, उनको सोलानम दें। एक ही खुराक उनको लिए दमा को ठीक करने में मुफीद हो जाती है। 1000 में आप दे दें, बेशक बहुत मुफीद दवा है। और अगर अंगूठे क्रैक हुए हों और नाखून क्रैक हुए हों, उनकी कौन सी दवा है? एंटीमोनियम क्रूड और नाइट्रिक एसिड। नाइट्रम सल्फ नहीं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रम सल्फ भी है, नाइट्रम तो वह है उंगली के नाखूनों के, ये जो है ना वो साथ जो जुड़ा हुआ चमड़ा, जिल्द और नाखून का जोड़, यहाँ से वो बाल जैसे उखड़ने शुरू हो जाते हैं, धागे हैं, नहीं पता, ऐसा अक्सर पंजाबियों को भी नहीं आता। वो जो गोश्त का एक धागा सा वो उखड़ता है और हाथ लगे तो बहुत तकलीफ देता है, उसको नोच लो तो वहां से उखड़ना शुरू हो जाता है, वो बड़ी मुसीबत है एक। उसके लिए नेट्रेमेर बेहतरीन दवा है। और होंठों के किनारों में भी अगर ये हो कैफियत, उसमें भी नेट्रेमेर मुफीद है। लेकिन ये जो दवा है दूसरी, एंटीमोनियम क्रूड और नाइट्रिक एसिड, इनका ताल्लुक नाखून की ज़ात से है। नाखून क्रैक कर जाएं, फटने लग जाएं, या उनमें लकीरें उभर जाएं ज़्यादा और बदसूरत हो जाएं, तो नाखून अगर पिचक के, ऐसे नाखून पिचक के साथ बैठ जाएं तो सोलाइनम दवा है उसकी, वो बेजान होके वो बिल्कुल चिपक जाते हैं और पूरा अंगूठा ही लगता बैठ गया है। उस सूरत में सोलाइनम देने के बाद फिर अगर जरूरत पड़े दूसरी दवा दें। लेकिन वैसे उभरे उभरे क्रैक्स हों, उनके इर्द गिर्द बाद मौके भी होते हैं, उनमें नाइट्रिक एसिड और एंटीमोनियम क्रूड, ये दो दवाएं मुफीद हैं। और नाइट्रिक एसिड का एक ऐसा इस्तेमाल है जो शाज़ लोग जानते हैं, हालांकि आजकल के ज़माने में ज़रूरत उसकी है। पेनिसिलिन वगैरह की दवाएं जैसे जो एंटीबायोटिक हैं, उनके टीकों से या इस्तेमाल से अगर असहाल लग जाएं तो उनका बेहतरीन इलाज नाइट्रिक एसिड है, समझे? अब ये अजीब बात है कि पेनिसिलिन और नाइट्रिक एसिड में एक कदर मुश्तरक भी है। सिफिलिस का बेहतरीन इलाज अब तक जो साबित हुआ है वो पेनिसिलिन है। 1 महीना कम से कम
बल्कि बाज़ डॉक्टर 3 महीने कहते हैं मुसलसल पेनिसिलिन दी जाए तो सिफिलिस की अलामतें गायब हो जाती हैं। और नाइट्रिक एसिड भी होम्योपैथिक में सिफिलिस का बेहतरीन इलाज है। तो अब देखें इन दोनों के जोड़ कहाँ कहाँ निकलते हैं आपस में आके। असहाल जो पेनिसिलिन से लगे उसको नाइट्रिक एसिड ठीक करता है। अब याद रहेगा ना इस हवाले से। और हर बेचारे साल के मरीज से ये ना पूछना शुरू कर दें सिफिलिस तो नहीं हुआ था कहीं, या पेनिसिलिन तो नहीं लगी। पेनिसिलिन जो लगने वाले मरीज खुद बताते हैं कि इतनी देर से हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं और असाल जो ख़त्म नहीं हो रहा है, उस सूरत में ये देने चाहिए। ऑपरेशन के बाद भी जो हवाएं पैदा होती हैं उनमें वही दवाएं हैं जो पहले बता चुका हूं। कौन कौन सी हैं? कार्बोवेज, लाइकोपोडियम और चाइना, मगर इसमें पर्स्टिला और कॉस्टिकम को भी दाखिल कर लें। बाज औरतों को मेंसेस से पहले वर्म पैदा हो जाते हैं जिस्म में, पाँव हाथ वगैरह में, या पेट पर एडिमा जो फुलफुले वर्म हैं, उनकी बेहतरीन दवा एपोसाइनम है। क्योंकि एपोसाइनम की ज़ात में ये बात दाखिल है कि जिस्म फूल जाता है और उसके अंदर पानी रिटेन करने का रुझान बढ़ जाता है। और रेडिएशन और एक्सरे वगैरह का एंटीडोट क्या है? एक्सरेज और रेडिएशन वगैरह का एंटीडोट एक्सरे जो दवाई एक्सरे फास्फोरस। रेडिएशन का सबसे ज्यादा ताकतवर एंटीडोट फास्फोरस है और रेडियोब्रोमेटम भी है। लेकिन रेडियोब्रोमेटम क्योंकि खुद रेडियो एक्टिव होने की वजह से है, इसलिए ये आइसोपैथी है, होम्योपैथी नहीं है। यानी मरज से इलाज की उसी मरज से इलाज, इसको आइसोपैथी कहते हैं। और होम्योपैथी कहते हैं मरज का मिलते जुलते जहर या मरज से इलाज, उससे नहीं। मतलब नजले का इलाज नजले से अगर हो तो ये आइसोपैथी है। चेचक का इलाज चेचक से हो तो आइसोपैथी है। लेकिन अगर नजले का इलाज खुनाक से की दवा से है मसलन, या नेट्रोमोर से है जो अपनी ज़ात में एक अलग जहर है, तो इसको होम्योपैथी कहते हैं। तो होम्योपैथिक रेडिएशन की दवा, रेडिएशन की होम्योपैथिक दवा फास्फोरस है, ये याद रखें। और अगर रेडियोब्रोमेटर में इस्तेमाल करना पड़ेगा तो ऊंचा ध्यान जाना पड़ेगा, छोटी ताकत में ज़्यादा मुफीद नहीं हो सकती। नहीं हो गया वक्त? अच्छा, अब तुम्हारा मतलब काफी जोश के साथ मुट्ठी बंद की है। ज्यादा वक्त हो गया कुछ? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। बाकी तकलीफें तो मैं आप सबको बता चुका हूँ। इसमें आपने फर्क जो चीजें लिखनी है ना अपने पढ़ाई हुई दवाओं में, उसमें ये दाखिल कर लें जो नोट्स हैं। बाकी फिर इंशाल्लाह जो अगली जिल्द तैयार होगी, जो काफी लंबी हो गई, अब 100 के करीब बन जानी है और दुआएं। ठीक है, चलो फिर क्या तीसरी वापसी का सफर होगी, चौथी, तीसरी और चौथी। ठीक है, अब कल से ये शुरू करेंगे दुआएं।